हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। तो बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को पूरा एक बार में क्विकली रिवाइज करेंगे। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा या आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिए, आपको हर टॉपिक अच्छे से एक तो रिवाइज हो जाएगा और अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के किसी टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट रह गया या उसकी क्विक रिवीजन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ना होता है। अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ा होता है कि भाई कोई चार्ज होगा तो वो अपने चारों साइड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो कोई वर्क डन होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई एक चार्ज Q0 है जो A पे रखा हुआ है। अब और ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल Q है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो प्लस कैपिटल Q है ये इस Q0 पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल A से B पे आ जाए तो ये अपने आप नहीं आ सकता, इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे जो कि एक्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये चार्ज पार्टिकल A से B पे क्या करेगा, ट्रैवल कर जाएगा इसका। तो इस A से B तक लाने में जो भी आपको काम करना पड़ेगा Q0 चार्ज को, या यूं कहो कि 1 कूलम चार्ज को, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। तो यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कि इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो A से B लाने का वर्क डन है, तो वर्क डन जो आपने किया उसको Q0 से डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे यूनिट चार्ज का निकालना है। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो मुझे Q0 चार्ज को ट्रैवल करवाने में W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है तो 1 कूलम के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा जी, W बाई Q0 काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो V, B और A के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या था, B था और इनिशियल पॉइंट क्या था, A था। सो VB माइनस VA इज W वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 हो जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स पर कूलम, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल्स पर कूलम, या आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, वोल्ट भी कह सकते हो। बहुत बढ़िया बात, समझ आई बात। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जो भी वर्क डन होगा उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। अब अगला कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। पोटेंशियल क्या है, अगर मान लीजिए जो पहला पॉइंट है जहां से आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे थे, अगर वो इंफिनिटी पे हो और उसके बाद आप चार्ज पार्टिकल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आओगे, उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, है ना। यानी कि अगर पॉइंट ए लाई कर जाएगा इंफिनिटी पे तो भैया VA जीरो हो जाएगा, इसका VA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। तो VB माइनस VA अगर आप कैलकुलेट करोगे तो VA तो जीरो हो गया इसका, तो वर्क डन कहलाएगा इंफिनिटी टू पॉइंट B एंड दैट इज डिवाइडेड बाय Q0, और ये पोटेंशियल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो आप इन जनरल इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q0 भी कह सकते हो उसको, समझ आई बात। तो ये तो रही बात फॉर्मूले की, और इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल्स पर कूलम ही होता है। बस इतना हो गया कि एक पॉइंट क्या हो गया, इंफिनिटी पे शिफ्ट हो गया, यानी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं। तो बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर एक पॉइंट इंफिनिटी है और इंफिनिटी से दूसरे पॉइंट जो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तक अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हो या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब हमें जानना होता है कि भाई किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी जब हम इंफिनिटी से लेकर के आ रहे होंगे चार्ज को तो किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी, बस हमें वो पता करना होता है। अब आप देखो कि मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, एक तो सोर्स चार्ज है यहाँ पे कैपिटल Q तो होगा ही होगा, है ना, और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है उसको हमने कहां रखा हुआ है, इस A वाले पॉइंट पे, जो इस कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में अभी कहां पे इंफिनिटी पे है, उसको हमने इंफिनिटी जरूर बोला है लेकिन कैपिटल Q और A पॉइंट के बीच में हमने जो डिस्टेंस लिया वो क्या है, x है। ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कितना है, x है जी, बहुत बढ़िया बात। अब इस कैपिटल Q क्या करेगा, कैपिटल Q इस Q0 को रिपेल कर रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपको डायरेक्शन में दिखाई दे रहा होगा कि वो रिपल्सिव डायरेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ज बॉडी Q0 A से लेकर के P तक पहुंच जाए, है ना, कहां से कहां तक बच्चों, A से लेकर के, ध्यान रखिएगा, इस P वाले पॉइंट तक मुझे लाना है, तो A से P तक लाने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या कर पाएगा, वहां से वहां तक मतलब A से P तक आ पाएगा। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट पे अलग होगा, इस A वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा, B पे अलग होगा, P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अलग होगी। तो जब ये अलग अलग फोर्स लग रहा होगा
तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। तो आप देखो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो a से b का है वहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो हमने सिंपली क्या किया कि भाई मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमने निकाली कि a वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, k q1 q2 by r² का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हमने पहले यहां पे निकाला और a पे जो डिस्टेंस है वो कैपिटल Q से वो कितना है, x है, ये वाला डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो k q q0 by x² हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स भी हमने लगाया और उसके बाद जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वही वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, f डॉट dx होता है। हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो यहां पे देखो कि जिधर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उधर ही क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, इसलिए एंगल तो 0 डिग्री आ गया। लेकिन यहां पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट में मैंने माइनस का साइन यूज किया है और वो इसलिए यूज किया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर कर रहे हैं, इस o पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट क्या था बच्चों, a था और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, b हो गया इसका। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो ob माइनस oa होगा और ob की जो वैल्यू होगी, मतलब यहां से O से लेकर के B तक का, वो x में से dx को माइनस करोगे तो आ जाएगा और फिर जब आप OA को माइनस करोगे जो कि जिसकी वैल्यू x है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, माइनस dx आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू को जो यहाँ पे आ गया k q q0 k कैपिटल Q q0 बाय x² टाइम्स dx माइनस में आया है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू r, क्यों, क्योंकि जब आप पॉइंट A पे थे तो x की वैल्यू क्या है, x क्या है, इंफिनिटी है, और जब आप p पे आ गए तो x की वैल्यू क्या हो गई, r हो गया इसका यहां से। यानी कि इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से r तक की वैल्यू पुट करेंगे और जो k कैपिटल Q q0 है वो तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/x होता है। ये प्रोसेस क्या है ये आप देख लो, इंटीग्रेशन का रूल आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ये जो फॉर्मूला होता है x का पावर n टाइम्स dx। फिजिक्स में हम अगर इसको यूज करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है। ध्यान होना चाहिए यहाँ पे एक तो प्लस c भी होता है जो कि फिजिक्स में उतना काम का नहीं होता और n की वैल्यू -1 नहीं होता। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, -2 है, तो हम बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/x आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया बहुत ये चीज। अब अगर आप लिमिट को पुट करोगे तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज है कि ये माइनस को यहां जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। और जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी आ जाएगा। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो जब आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वर्क डन क्या मिल जाएगा, k q q0/r हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब लेकिन हमें तो वर्क डन किसका निकालना था, 1 कूलम के लिए निकालना था। तो जब हमें 1 कूलम के लिए निकालना होता है तो जो भी वर्क डन आया उसको q0 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये q0 को लाने का वर्क डन है, जबकि मुझे 1 कूलम का वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। तो वर्क डन बाई जब टेस्ट चार्ज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k कैपिटल Q/r आ जाएगा, यानी कैपिटल Q क्या था, सोर्स चार्ज था। और यहां से हमें पता लगा कि भाई पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो जब भी मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा v और r के बीच में, हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मिल जाएगा। बात समझ में आई यहां तक, चलो जी बहुत बढ़िया बात। अब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों ही क्या होता है, तो ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, इसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। बस आपका क्या होगा, एक पॉइंट जो इंफिनिटी पे था वो इंफिनिटी नहीं होगा, अब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए पोटेंशियल 0 नहीं होने वाला है ना। तो 2 पॉइंट पे हम अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे और उसको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है कि भाई पोटेंशियल से रिलेटेड हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपके लिए बहुत काम देगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम देता है। दूसरी क्या है वो चीज कि क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी आप पोटेंशियल को सॉल्व करोगे आप चार्ज को क्या लोगे, साइन के साथ लोगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि हमने देखा था कि भाई मुझे 1 कूलम चार्ज को क्या करना था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना था। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपको जो टेस्ट चार्ज है उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो वहां से इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड या इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो खुद में वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, इंफिनिटी से पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड या इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा लेता है। तो यही बात लिखी गई है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मींस, उसका मतलब क्या होता है कि वर्क हैव टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। मतलब अगर पोटेंशियल पॉजिटिव मिला है तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को काम करना पड़ेगा। और अगर पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलता है इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो खुद में क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा देगा। ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने डेरिवेशन करा था पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल का डेरिवेशन एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट आएगा, यानी कि साइन नेगेटिव हो जाएगा उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग कि भाई पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक प्लेट है जिस पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो वो अपने आप क्या करेगा,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो वो नेगेटिव से क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है भाई साहब कि पोटेंशियल हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए तो निकाल लिया, अगर हमारे पास एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे 2 3 4 5 6, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस का उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके जब आप स्केलर सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड करने के लिए हमें सिंपल स्केलर सम ही करना पड़ेगा, तो यही बात पड़ी गई है। और इसी को आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ना। चलिए ये समझ आया कि भाई जब भी मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस होगा तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस को का पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको स्केलर सम कर देंगे। अब एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, है ना। अगर मान लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में निकलेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है ना, पॉजिटिव से निकलता है और इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। अब मुझे अगर मान लो एक क्यू नॉट चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q टाइम्स E होता है। अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो Q1 Q2 बाय R² भी लिख सकते हो, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप Q टाइम्स E करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी। तो अब इस ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन अगर आपको इस चार्ज को ए से बी पे लेकर आना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। तो F एक्सटर्नल आपको वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो माइनस ऑफ F हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ Q नॉट टाइम्स E हो जाएगा इसका। और जब आप A से B का वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि F डॉट dr, यानी कि फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q नॉट टाइम्स E टाइम्स dr हो गया। जब आप Q नॉट को इस वर्क डन से डिवाइड करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चार्ज पार्टिकल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हो। अब B वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो A वाले पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल V माइनस dV हो जाएगा। और जो मतलब रिडक्शन आया है A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का वो बहुत छोटा इसलिए है क्योंकि A और B बहुत पास में है। तो अगर B का पोटेंशियल V है तो A वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस dV हो जाएगा, बस इतना सा है। और जब आप VB माइनस VA करोगे तो आपको dV मिलने वाला है। क्या मिलेगा, dV, मतलब जो डिफरेंस है उतना मिल जाएगा आपका। तो वर्क डन बाय चार्ज क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस E टाइम्स dr हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक, तो इससे तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, आप इंटीग्रेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर आपको पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr का यूज करोगे, यानी डिफरेंशिएशन करोगे पोटेंशियल को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब ये जो आपको फॉर्मूला मिला है E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, यहां dr क्या है, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन है। अगर वो x एक्सिस के अलोंग होगा और पोटेंशियल x का फंक्शन होता है तो हम E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx भी यूज कर सकते हैं, हम E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dy भी यूज कर सकते हैं अगर पोटेंशियल y का फंक्शन हुआ। और अगर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव की भाई वहां जो डिस्टेंस है वो d लेना है, x लेना है, y लेना है, वो आपको क्वेश्चन में पता होगा। और अगर नहीं पता तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, है ना। रिप्रेजेंटेशन कभी भी मैटर नहीं करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहां से निकल के आती है कि E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr का मतलब है कि पोटेंशियल हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए आप देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था तो B का पोटेंशियल क्या है, अगर B वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है तो A वाले पॉइंट का क्या हो गया, V माइनस dV हो गया, यानी B पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और E पे क्या होगा, A पे पोटेंशियल कम होगा। तो दो चीजें कह सकते हो, एक तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरी बात में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ आई बात। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो आप कैसे यूज करोगे, और से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के अंदर भी और बाकी एग्जाम्स के अंदर भी। बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो देखो तीन आपको अलग अलग इसमें अगर आप यूज करोगे तो देखो केसेस होते हैं कि पहले मान लो कि ए से बी के बीच में निकालना है। अब ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है ना, तो इस ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल कम होगा इसका। और आप ध्यान से देखो कि ए बी का जो भी डिस्टेंस दी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर आप यहां पे वैल्यूज लिखोगे इन सब की, देखो जैसे मान लो VB माइनस VA अगर आप करो तो क्या होता है, E टाइम्स, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, ये D हो गया, और cos का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो VB माइनस का VA आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस E टाइम्स D हो जाएगा। या आप इसको VA माइनस VB जब आप करोगे तो आपको पता है A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का कम है, तो ये क्या हो जाएगा, E टाइम्स B आ जाएगा इसका, ठीक है जी। दूसरे केस में क्या है कि जो AB है जिसका डिस्टेंस दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तो आप जब VB माइनस VA करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E टाइम्स D, और ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 मिलने वाला है, यानी कि VB इक्वल्स टू VA आ जाएगा। और आखिरी केस की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो जो A और B वाला जो लाइन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो मुझे क्या करना होता है भाई, VB माइनस VA जब हम करेंगे तो माइनस E टाइम्स AB लिखेंगे अब हम,
क्या लिखेंगे, ए बी। पहले ए बी की वैल्यू डायरेक्टली डी दे रखा था तो हमने कोई डायरेक्टली ए बी डी पुट कर दिया था। अब ए बी हो गया और उसके बीच का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ए बी जो लाइन है उसके बीच में क्या है, एंगल थीटा है, कॉस थीटा है। अब अगर इसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो मान लो ये तो ए बी हो गया और कॉस थीटा अगर आप इस ट्रायंगल में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन में ए बी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो आपके पास ए बी कैंसिल आउट हो गया तो वी बी माइनस वी ए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस ई टाइम्स डी हो जाएगा। या अगर आप वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई टाइम्स डी हो जाएगा, है ना। समझ आई बात। जैसा आपके पास ये रिलेशन आया था वैसा ही ये रिलेशन आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना कि देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैंने यहां पे जब ए और बी के बीच में निकाला था तो आपको ईडी मिल गया, बहुत बढ़िया बात जी। अब एक परपेंडिकुलर लाइन में, मतलब दो लाइन या दो पॉइंट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हैं, मतलब उन दोनों पॉइंट पे दोनों पॉइंट को अगर आप लाइन से ज्वाइन करो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि जो पोटेंशियल बी का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, सी का होगा। और ए और सी के बीच में अगर डिस्टेंस दी है तो यहां पहले भी तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या था, डी था, तो जो वैल्यू पहले आया था वही वैल्यू अभी भी आएगा। तो आई होप बात समझ आई होगी कि किस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इस पूरे टॉपिक में आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा अभी तक। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है बच्चों, ये देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, है ना। हमारे पास एक क्या है, कंडक्टिंग सेल होता है जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होता है। अब उसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि भैया अगर हमें एक चार्ज कंडक्टिंग सेल पता है और उसको अगर हमने क्यू चार्ज दिया है तो पहली बात तो चार्ज कहां जाके स्टोर होगा, सरफेस पे जाके स्टोर होगा, बहुत बढ़िया जी। अब उसके अंदर मतलब तीन अलग अलग पॉइंट पे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था पहले वाले चैप्टर में। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जो कि ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है और इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कि क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। और अगर सरफेस की बात करोगे तो इस आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दोगे तो ई कितना हो गया कि क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। अब जो हमने अभी फॉर्मुला पढ़ा है ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करें कि भाई अगर मान लो ये पॉइंट आउटसाइड में लाई कर रहा है और मुझे वहां पे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया, है ना। अब डीवी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। तो ई डीवी बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इस आउटसाइड वाले पॉइंट पे के क्यू बाय आर स्क्वायर है, डी आर हो गया। और आप ध्यान से देखो कि जिधर आर की वैल्यू है उधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक अगर आप चार्ज देते हो स्फीयर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा, यानी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस का के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स डी आर हो गया। उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा उस आउटसाइड वाले पॉइंट पे, है ना। माइनस के क्यू हमने बाहर ले लिया है इसका, तो 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर हो जाएगा। 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना। अभी हमने देखा था कि कैसे आता है माइनस 1 बाय आर। तो अगर ये माइनस को आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, आउटसाइड में के क्यू बाय कैपिटल आर मिल जाएगा। और अगर आपको सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए तो बस आर की वैल्यू को आप कैपिटल आर के बराबर पुट कर दो, आपको सरफेस पे पोटेंशियल मिल जाएगा इसका। और इनसाइड में क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और जब आप इस रिलेशन को अप्लाई करोगे तो देखो ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डीवी बाय डी आर होता है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है इनसाइड में, यानी डीवी बाय डी आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर आपको 0 मिल रहा है यानी पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है डीवी बाय डी आर इक्वल्स टू 0 का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 0 होगा। यानी इनसाइड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन हर कांस्टेंट की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो भाई वो कांस्टेंट कितना होगा, तो आंसर है जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही क्या होगा, इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे होगा। यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और इसीलिए जब आप वी और आर के बीच का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के सरफेस तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय कैपिटल आर है। और जैसे ही आप उससे सरफेस से बाहर जाओगे आपका पोटेंशियल क्या होगा, कम होने लगेगा। और इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में आपको ग्राफ मिला है। समझ आई बात। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि भाई पोटेंशियल हमें एक्सियल लाइन पे निकालना है, किसके लिए, डाइपोल के लिए। हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था। अब ऐसे ही हमें क्या करना होता है, एक्सियल लाइन पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कुछ खास बात नहीं है, आपने जो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है दो चार्जेस का, उसी का एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसकी वजह से अगर मुझे पी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले मुझे माइनस क्यू से पी तक का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। भाई डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, वो हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से माइनस क्यू का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्मॉल a, और बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी सेंटर से लेकर प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो प्लस ए हो जाएगा इसका। तो अगर आप ए से लेकर के इस पी वाले पॉइंट तक पोटेंशियल निकालोगे तो ये आर प्लस ए हो जाएगा। और अगर आप बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस निकालोगे तो ये आर माइनस ए हो जाएगा। अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका। पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो दो पोटेंशियल मिलेगा उसका स्केलर सम। डायरेक्शन तो होता नहीं है कि हमें देखना है कौन बड़ा कौन छोटा, डायरेक्टली वैल्यूज निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे। लेकिन चार्जेस को क्या करना है, साइन के साथ लेना है। तो माइनस के क्यू बाई कितना हो गया, आर प्लस ए, पहले किसके लिए, माइनस क्यू के लिए, और बी के प्लस क्यू के लिए पी वाले पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए हो
जाएगा। आप के क्यू को बाहर ले लीजिए और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे यही चीज लिखा गया था कि एपी क्या है, आर प्लस ए है, बीपी आर माइनस ए है, और पहले हमने माइनस क्यू के लिए निकाला, प्लस क्यू के लिए निकाला, और उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे समझ आ गया। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको के क्यू बाहर लेने के बाद ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये आर आर कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्यू इंटू टू ए मिल जाएगा। इसका क्यू इंटू टू ए की वैल्यू क्या होती है, पी होता है, तो वी एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, के पी बाई आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया जी। अब अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए देखो तो आर क्या होता है, ग्रेटर, बहुत बड़ा होता है ए के मुकाबले में, तो ए स्क्वायर को जब आप निगलेक्ट करोगे तो वी एक्सएल आपको क्या मिल जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा इसका, है ना। अब इसी तरीके से जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालोगे तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि सेंटर से, मतलब दोनों चार्जेस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब अगर ये सेम है तो देखो P इस वाले पॉइंट से लेकर के M वाले पॉइंट तक, अगर मैं इसको O लिख दूं तो O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, R है, और ये डिस्टेंस जो होता है सेंटर से माइनस Q और प्लस Q का डिस्टेंस A होता है। तो जब आप इस लाइन को कैलकुलेट करोगे AM को और BM को, तो आपको अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिलेगा। अंडर रूट में दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो दोनों का पोटेंशियल इस M वाले पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन एक का प्लस होगा और एक का माइनस होगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको वी नेट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। यानी वी इक्वेटोरियल तो आपके पास ये और ये आंसर मिला था, लेकिन सॉरी वी एक्सियल में, और वी इक्वेटोरियल हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। एक और पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना होता है कि भैया अगर मुझे किसी भी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तब क्या करेंगे। सिंपल, यहां पे भी वही होगा कि पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर के मतलब माइनस क्यू की वजह से हम इस एम वाले पॉइंट पे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मुला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, यानी कि के माइनस क्यू बाई ए एम आ जाएगा, और प्लस क्यू की वजह से जब आप इस एम वाले पॉइंट पे निकालोगे तो के क्यू बाई बी एम आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब ए एम और बी एम कैसे कैलकुलेट होता है, करना है, यही हमारे लिए सबसे मेन टास्क होता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें ये बात पता होता है कि यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये तो बहुत छोटा एंगल होगा, क्योंकि डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है, मतलब डाइपोल जो अपने आप में सिस्टम है, ये बहुत ही छोटा सिस्टम होता है, तो उससे जो एंगल बनेगा उस एम वाले पॉइंट पे वो खुद में बहुत छोटा एंगल होगा। और छोटे एंगल के लिए आपको पता होगा कि अगर मान लो इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा, तो जो बेस होगा और हाइपोटेनस होगा वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। इस अप्रोक्सीमेशन को हमें यूज करना है। तो अगर आप O से लेकर के X तक एक डिस्टेंस लो, और A से X तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, और इसी तरीके से B से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, Y कहलाएगा इसका। तो आप OX की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और इसी तरीके से OY भी क्या मिलेगा आपको, A cos थीटा मिल जाएगा इसका। तो जो X से लेकर के M तक का डिस्टेंस होगा वही A से लेकर के M तक का डिस्टेंस होगा, और वही लिखा गया कि AM इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू XM हो जाएगा, और BM इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू YM हो जाएगा इसका। अभी इस डायग्राम में आपको देख करके नहीं लग रहा होगा, क्योंकि डायग्राम को बड़ा मैंने जानबूझ के बनाया, क्योंकि हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करना होता है, बनाना होता है, इसलिए, वरना ये सिस्टम बहुत छोटा होता है, तो अप्रॉक्सिमेटली ये सेम ही होगा इसका। तो जो A से M तक का डिस्टेंस होगा वो XM के बराबर होगा, और O से लेके M तक का डिस्टेंस क्या होता है, R होता है, और OX क्या आ गया आपके पास, A cos थीटा आ गया, तो ये A R प्लस A cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस A cos थीटा हो जाएगा। और जैसा आपने अभी एक्सियल लाइन के लिए सॉल्व किया था, एग्जैक्टली जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आपको यहाँ पे बस ये होगा कि पहले A और A ऐड हो रहा था, अब यहाँ पे A cos थीटा और A cos थीटा ऐड हो रहा है, तो आपके पास V नेट जो मिल जाएगा वो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा इसका। और ये एक ऐसा रिलेशन है, और इसमें भी आप शॉर्ट डाइपोल के लिए कर सकते हो। तो जब आप शॉर्ट डाइपोल के लिए लोगे तो A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे, A स्क्वायर नेगलेक्ट होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और इस रिलेशन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल का निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सियल लाइन पे हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल डाइपोल के लिए और शॉर्ट डाइपोल के लिए दोनों फॉर्मूला आपके पास आ गया, क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये आपको आंसर दे देगा। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी V इक्वेटोरियल 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए कोई एक फॉर्मूला याद रखना है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए। आप डाइपोल पे पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे इस फॉर्मूले से। बस आपको cos थीटा का पता होना चाहिए, cos थीटा कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। अगला टॉपिक क्या है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना। अभी तक हमने सबसे पहले क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। अब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने कैसे डिफाइन किया था कि अगर मान लो पोटेंशियल कब कैलकुलेट करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते थे, लेकिन वो चार्ज क्या था, 1 कूलम था, इसलिए हमने Q0 से डिवाइड किया था। और जब हम इंफिनिटी से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ रहे थे 1 कूलम को, तो हमने उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना होता है, करना एक्जैक्टली सेम है जो हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में किया था। बस अब हम क्या करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो अब 1 कूलम का नहीं होगा, इन जनरल कोई भी हो सकता है। इसीलिए डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इंफिनिटी से एक पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में, किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही होता है ना, तो उसी को पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी कह देंगे। तो अब dw क्या हो गया बच्चों, देखो ये पूरी कैलकुलेशन हमने करी थी यहां तक, और आपको याद हो कि Q Q0 बाई R तक निकाला था हमने। अब इसको हम Q0 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे 1 कूलम का चार्ज नहीं निकालना इस केस के लिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज के लिए लाने का वर्क डन होता है, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1 कूलम के लिए होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस रिलेशन में देखो KQ बाई R को अलग कर लो और Q0 को अलग कर लो, है ना, तो आपके पास KQ बाई R क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब इस चार्ज कैपिटल Q का पोटेंशियल
पोटेंशियल पी पे कितना होगा ये हम पहले जानते हैं, KQ/R होता है। और जिस चार्ज को आप यहां से लेकर के आ रहे हो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप क्या करो, मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड मतलब साइन के साथ उस चार्ज को आप क्या करो, इस पॉइंट के पोटेंशियल से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और इसको अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हो कि भाई पोटेंशियल क्या था, 1 कूलम को लाने का वर्क डन क्या होता था, KQ/R होता था। तो अगर मुझे Q0 को लाने का वर्क डन करना पड़ेगा या किसी भी चार्ज Q को, तो ये क्या हो जाएगा, Q/R टाइम्स क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा इसका, है ना भाई। जो 1 कूलम को लाने में काम करना पड़ा है उसी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना किसी भी चार्ज के लिए, है ना। तो बस यही आ गया कि पोटेंशियल को जब आप चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। बात समझ में आई। चलो, तो इन जनरल हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या याद रखना है, KQ/R। और अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 तो उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 Q2/R हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखनी है कि चार्जेस को किसके साथ लेना है जी बच्चों, चार्जेस को लेना है हमें साइन के साथ लेना है। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है तो हमें एक को प्लस और एक को क्या करना है, माइनस लेना है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अभी तक तो हमने दो चार्जेस के लिए निकाला था भाई, अब क्या होगा, हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना होगा। एक बार विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार हमें इनसाइड मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तब चार्जेस को लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे बोलो कि किसी भी सिस्टम को बनाने में जितना भी काम करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है यहां पे हमारे पास कि ये कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर ईच अदर फ्रॉम टू फॉर्म अ सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आप दो चार्जेस की बात करोगे तो मान लो आप Q1 को लेकर के आ रहे हो इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो तब करना पड़ता है ना जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो वो उसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो Q1 को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये Q1 आ जाएगा तो ये अब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देगा और उस फील्ड के अंदर जब आप दूसरे चार्ज को लेकर के आओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। और आप इसको लिख सकते हो कि Q1 Q2/R12 लिख सकते हो इस तरीके से। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि Q1 का पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे, उस पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इसी तरीके से तीन चार्जेस का जब आप कैलकुलेट करोगे तो Q1 को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन Q2 को लाने में काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 आ चुका होगा। तो आप देखो Vnet के लिए हमने क्या लिखा, V1 टाइम्स Q2, है ना भाई। Q2 को जब आप लाए तो इस V1 का पोटेंशियल तो मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, तो V1 को हमने Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q2 को लाने का वर्क डन निकल गया, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये Q3 आया तो Q1 ने और Q2 ने दोनों ने अपना पोटेंशियल उसको प्रोवाइड किया, यानी V1 को जब आप Q3 से मल्टीप्लाई करोगे इस पॉइंट पे, है ना, मतलब Q1 की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है उसको जब आप Q3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और Q2 का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे जितना होगा उसके पोटेंशियल को जब आप Q3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 का पोटेंशियल एनर्जी Q2 के साथ आ जाएगा और सबको ऐड कर दोगे तो ये सिस्टम के लिए आ जाएगा इसका, है ना। इसी तरीके से चार चार्जेस का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास ये 4 के लिए आपके पास लिखा होगा, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है ना। करके देखिएगा, समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कमेंट के रिप्लाई करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अब अगर मान लो मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो अगर मैं Q1 को लेकर के आऊंगा तो अब मुझे इसके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी पोटेंशियल मिल रहा है। इसलिए हमने बोला कि मैं मान लो ए वाले पॉइंट पे मैं Q1 को लेकर के आ रहा हूं और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो V1 को आप Q1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जब आप Q2 को लेकर के आ रहे हो तो Q2 को दो पोटेंशियल मिलेगा, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V2 और इस Q1 की वजह से क्या मिलेगा, KQ1/R मिलेगा इसका। तो जब आप V2 को Q2 से मल्टीप्लाई करोगे उससे Q2 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा और KQ1 Q2/R करोगे तो उससे क्या होगा, वो जो दो चार्जेस थे, जो पहले से चार्ज आ चुका था और अब जो आ रहा है, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है तो जब आप सारी चीजों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट एनर्जी मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, है ना। तो समझ आई होगी बात सारी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या है कि भाई डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। और जब टॉर्क मिलेगा तो वो घूम रहा होगा यानी उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो देखो अगर मान लो मैंने प्लस Q को यहां पे रखा है, एक डाइपोल को मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो इस प्लस Q पे फोर्स किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q पे फोर्स किधर लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स होगा इसको इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, माइनस QE क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये सिस्टम ऐसे रोटेट तो कर ही रहा होगा इसका। अब अगर मुझे इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है तो जैसा मैंने पहले बोला था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहां पे टॉर्क लग रहा है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के अगेंस्ट में टॉर्क लगाऊंगा और उसके जो वर्क डन आएगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इसका। तो अब देखिए कि टॉर्क पहले तो इधर लग रहा था, अब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा इस पे और इस वाले पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये अब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क क्या होता है, हमने पहले से पढ़ा था कि PE sin थीटा होता है ना, और ये कैसे घूम रहा है जी, क्लॉकवाइज। तो अब मुझे अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी देना है तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, और इसीलिए इसको लिखा गया कि टाउ
एक्सटर्नल इज माइनस का टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। और जब आप इसको वर्क डन में आप पुट करोगे तो देखो फोर्स लग रहा था तो F.dr लिखा हमने, या फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर टॉर्क लग रहा है तो टाउ इंटू डी थीटा, यानी कि एंगुलर फोर्स को जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा इसका, है ना। तो टाउ एक्सटर्नल टाइम्स डी थीटा किया हमने, टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, पी sin थीटा टाइम्स डी थीटा हो गया इसका। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम व्हाट, एनी एंगल थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, है ना। हमने माना कि भाई मान लो पहले से वो किसी ना किसी एंगल पे तो होगा, तो किसी एक एंगल थीटा 1 पे है, और जब हमने उसको रोटेट कर दिया तो जो फाइनल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल का बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, थीटा 2 बन रहा होगा। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्क डन हमने निकाला है वो एक्सटर्नल टॉर्क के लिए है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क का वर्क डन निकालना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, है ना। और यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यू क्या हो जाएगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क, और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। अब कुछ जनरल चीजें, अगर मान लो इनिशियल एंगल 90 डिग्री पे हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और डाइपोल को ऐसे रखा हुआ हो, तो जो इनिशियल एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री, और बाद में मैंने उसको किसी भी जनरल एंगल पे अगर मैंने उसको रोटेट कर दिया है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला क्या हो जाएगा, माइनस पीई cos थीटा आ जाएगा, जिसको आप माइनस का पी टाइम्स पी डॉट ई बी कह सकते हो, क्योंकि ए बी cos थीटा क्या होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है ना। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पीई, और ये इस केस में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आपको पता है कि जब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री पे रखते हो तो टॉर्क 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस पीई होगा, और उस केस में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर आप 180 डिग्री पे रखोगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा, तब भी 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अब इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये केस क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाता है। तो है ना, तो बात समझ आई होगी कि किस तरीके से स्टेबल और अनस्टेबल डिसाइड होगा। तो टॉर्क के बेसिस पे भी कर सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे भी कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारे पास बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि इट इज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द चार्जेस, जिसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी उन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो सेम पोटेंशियल पे है, उसको आप जब कंबाइन करोगे तो आपको एक सरफेस मिलेगा, या आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसको हमने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला इसका, है ना। तो ये कहानी है, इसकी डेफिनेशन है। अब ये आपके पास पॉइंट चार्ज, अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन में, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फील्ड लाइन उससे बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल सेम बनेगा, बस फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डाइपोल के लिए लोगे तो देखो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। इसकी ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बिना ड्रॉ करे आपको याद नहीं होगा। तो प्लीज इन सब के लिए रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस सबको करो, अब तो कम से कम ड्रॉ करके और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो ताकि याद हो जाए, है ना। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ होगा। बस लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन माइनस चार्ज में चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ जाता है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो ये फील्ड लाइंस होंगी, सॉरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये एक प्लेन की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो ये ड्राइंग है, आपको ये ध्यान रखना होता है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ये तो अच्छे से लर्न कर ही लो आप एक दो दिन के अंदर, है ना। मतलब आज जब पढ़ रहे हो तो ये आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पहला क्या है भैया कि नो वर्क is required to done in moving a charge from one point to another point। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, Q into टाइम्स डेल्टा V होता है। और डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जो V फाइनल होगा, जहां ले जा रहे होगे उसका पोटेंशियल और जहां से ला रहे होगे उसका पोटेंशियल सेम होगा, यानी वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी चीज ये कहता है हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि dV अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या है फॉर्मूला, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr होता है, और A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। सो ये क्या हो गया, E dr cos थीटा। और ये किसकी वैल्यू है जी, dV की वैल्यू है। dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा यानी कि dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, E dr cos थीटा 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि E dr का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या हो सकता है, cos थीटा। और अगर cos थीटा 0 है यानी कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू द रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो दूर दूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। सिंपल सीधा सा मतलब है कि भैया अगर E माइनस dV बाई dr है तो भाई पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल सेम। तो अब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो जाएगा। तो जब dr कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और जब dr ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूर दूर होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां पे दो डिफरेंट पोटेंशियल लाई कर जाएगा, और एक पॉइंट पे क्या होता है, एक ही पोटेंशियल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इसलिए दो सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ये ध्यान रहे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास एक सरफेस ऐसा है और इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है ना। अच्छा, दूसरा सरफेस मैंने इस तरीके से ले लिया, मान लो ये दूसरा सरफेस आ गया। अब इसका पोटेंशियल अगर V2 है तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके दो पोटेंशियल होंगे, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो
तो बच्चों यहां तक समझ आ गया होगा आप सब लोगों को कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास कैपेसिटेंस वाला टॉपिक होता है। यानी हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या कर सकता है, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है इन वेरी स्मॉल स्पेस, है ना। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये इंस्टेंट एनर्जी हमें क्या कर सके, सप्लाई कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर और बैटरी दोनों हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे सकता है, लेकिन कैपेसिटर हमें इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो जहां पे भी हमें सर्किट के अंदर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगा, हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जहां हमें एक स्लो रेट से एनर्जी चाहिए होता है, हम बैटरी का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज that characterize its ability to store charge or electric energy is called what, capacitance। तो कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी एबिलिटी, चार्ज करने की जो स्टोर करने की जो एबिलिटी है या एनर्जी स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज क्यू दिया तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V आ जाएगा इसका। और अगर आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम ये कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। उसी C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/V हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q/V है जरूर, लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो उसके रेशियो है। मतलब C क्या है, Q और V का रेशियो है। तो अगर आप चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इसका। तो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, वो किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, या इसको हम फेरेड बोल सकते हैं, क्योंकि 1 फेरेड बहुत लार्ज यूनिट होता है, उसको अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको हमेशा माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड या मिली फेरेड में यूज करते हैं। तो आपको इन सब की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो उसको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब यूज होता है इसका, है ना। अब अगली टॉपिक क्या है भाई, कि अगर हमने चार्ज दिया किसी कंडक्टर को तो वो कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। तो सबसे पहला है कि भाई मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको अगर हमने चार्ज क्यू दिया है तो वो सरफेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। और उसका जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो क्या था, KQ/R था। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R हो गया, K हमें पता होता है 1/4πε0 होता है। तो जब आप C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे Q/V से तो Q और Q कट जाएगा और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4πε0R आ जाएगा इसका। यानी मुझे ये बात पता लग गया कि भैया C क्या होगा, 4πε0R होगा, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, हमारे पास कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है जी। अब हमारे आसपास सबसे बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर कौन सा होता है, अर्थ। और अर्थ का रेडियस हमें पता है कि वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर आप उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करोगे तो 4πε0 की वैल्यू क्या होगी, 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भाई 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। तो जब आप 4πε0 की वैल्यू करोगे तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9 इस वैल्यू को जब आप 6.4 × 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 711 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब आप सोच के देखो कि अर्थ से बड़ा कंडक्टर आप क्या ही बनाओगे, है ना। तो जब अर्थ का कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरेड है, यानी वो माइक्रोफेरेड डायरेक्टली फेरेड में नहीं पहुंच पाए, तो आप ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बना सकते हो जिसका कैपेसिटेंस फेरेड में पहुंच सकता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि फेरेड बहुत लार्ज यूनिट होता है ना। अगर लेकिन इसको अगर आंसर लिखना है कि भाई क्यों हम 1 फेरेड अचीव नहीं कर सकते, तो उसको ये बोल सकते हो कि अगर आपको 1 फेरेड अचीव करना है तो आपको इतने बड़े रेडियस का क्या होगा, कंडक्टर चाहिए होगा। और इतना बड़ा रेडियस बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अर्थ का रेडियस भी क्या होता है, 6.4 × 10⁶ होता है। तो उससे बड़ा रेडियस तो आप बना ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए 1 फेरेड को अचीव नहीं किया जा सकता। अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, कि अगर मुझे चार्ज करना है किसी भी कैपेसिटर को, है ना, तो भाई उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप इसको सिंपल समझिए कि इसको ऐसे चार्ज करेंगे कि अगर मेरे पास ये दो हमने कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर पे अगर मान लो मैं Q चार्ज दूंगा तो ये क्या होगा, इसके पे स्टोर होता चला जाएगा, है ना, ये इस पे स्टोर होता चला जाएगा। और ये तब तक चार्ज देंगे जब तक कि लीक नहीं करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके सामने बिल्कुल सेम प्लेट लेकर के आते हैं। और जब आप इस प्लेट को लेकर के आओगे जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, तो देखो ये प्लेट एक्चुअली में ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिख रहा होता है। जब आप सामने से देखते हो तो आपको ये बिल्कुल सेम एरिया का है, मतलब इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो बिल्कुल सेम एरिया का प्लेट अगर आप उसके पैरेलल में रखोगे तो एक्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा इसका, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा इसका, इस साइड पे, है ना। तो ये पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे -Q इंड्यूस हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, +Q इंड्यूस हुआ। तो इस पूरे सिस्टम का अगर आप चार्ज देखोगे तो चार्ज क्या है भाई, चार्ज पूरे सिस्टम का क्या है, अभी भी Q ही है ना। लेकिन अगर आप देखो तो पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नेगेटिव का इंपैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव के ज्यादा करीब है ना। तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। और हमने अभी जो बात करी थी कि C = Q/V में अगर आप चार्ज को सेम रख करके पोटेंशियल को कम कर लोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। और अगर मुझे इसका पूरा कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ाना है तो इसका पोटेंशियल और कम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको जब आप अर्थ कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और इसके जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। और जब न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइज होगा तो ये कैपेसिटर और ज्यादा कैपेसिटेंस अपने अंदर पॉजेस कर पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल और रिड्यूस हो रहा है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल कम होगा चार्ज कांस्टेंट होने पे क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही बेसिक प्रोसेस होता है इस कैपेसिटर को चार्ज करने का, है ना। तो ये तो रही बात प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हमारे पास तीन तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने देखा था कि जो मैंने सेटअप लिया था वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है हमारे पास, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होता है सिलेबस में, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसका सिंबल अगर फिक्स्ड कैपेसिटर है तो उसका सिंबल ये होगा, और अगर वेरिएबल कैपेसिटर है तो हमारे पास सिंबल क्या होता है, ये जो जैसे आप वेरिएबल रेजिस्टर को बनाते हो उसी तरीके का इसका सिंबल होता है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन कि Q इक्वल टू C/V में C और V पर डिपेंड नहीं करता। एक और चीज ध्यान रखना है कि इन द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू CV, Q जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट का होता है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है, तो जब भी आप Q इक्वल टू CV लिखोगे चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट का लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा हमें ये ध्यान रखना होता है। और कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका होता है EVC। आप तीन प्रोसेस याद रख लीजिए कि जिस भी कंडक्टर का या सेटअप का मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, मुझे पहले उस पूरे सेटअप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जितने में वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, वो आपको क्या दे देगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो C इक्वल टू QIV में लगा करके आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सेटअप का पोटेंशियल फाइंड आउट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको पता है कि अगर ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हर प्लेट का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एक प्लेट पे प्लस चार्ज हो और एक पे माइनस चार्ज हो तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगा, और इनसाइड द टू प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो E1 प्लस E2 होगा, और इससे जो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब मुझे मिल चुका है इन दोनों प्लेट का कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितने डिस्टेंस में सेपरेटेड है, d डिस्टेंस में। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है कि सिग्मा क्या होता है, Q बाई A होता है। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी होता है ना, तो Q चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब आप इसको पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस का, अच्छा अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, कोई और मीडियम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। उसको हमने d से मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जैसा मैंने आपको कहा C इक्वल टू QIV में पुट करोगे तो Q से Q क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको जो फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस मिल जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा इसका। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास कैपेसिटेंस आता है तो ये जो फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D में A क्या होता है, फेसिंग एरिया होता है। यानी अगर आप इस सेटअप को देखो तो यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है, A है, लेकिन जितनी दूर में ये एक दूसरे के सामने है वो क्या है, A बाई 2 है। तो जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D पुट करेंगे, मतलब A बाई 2 टाइम्स D होगा, तो डिवाइडेड बाई D, तो ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो जाएगा। मतलब दोनों प्लेट का देखो, आप इस प्लेट का एरिया भी क्या है, A है, इस प्लेट का एरिया भी क्या है, A है, लेकिन दोनों आपस में जो फेस कर रहा है एक दूसरे को वो सिर्फ A बाई 2 पे है। तो कैपेसिटेंस निकालते टाइम हम A बाई 2 लेंगे, ना कि पूरा एरिया ले लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो फ्री स्पेस, अगर दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, यानी एयर और वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब क्या है, हमारे पास दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर को सीरीज में रख सकते हो और कैपेसिटर को क्या कर सकते हो, पैरेलल में रख सकते हो। अगर आप सीरीज में रखते हो तो सीरीज का मतलब होता है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सीरीज का मतलब होता है कि जब सब में चार्ज सेम होगा, जब सब सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो होगा, या यूं कहो कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सीरीज में कंबाइन होता है। और सीरीज में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2, और अप टू जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सबको रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे, आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो C इक्विवेलेंट को आप डायरेक्टली जो एक कैपेसिटर की वैल्यू होगी उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दोगे, आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप पैरेलल करोगे तो भाई पैरेलल में क्या होता है कि सब में चार्ज अलग अलग फ्लो करेगा, लेकिन आप देखो कि सबका पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड होगा, सबका नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देते हैं। और जब आप C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सबको आप आपस में ऐड कर दो, आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर सबकी वैल्यू सेम होगी तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपके पास, n टाइम्स ऑफ C आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से सीरीज पैरेलल की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं और फॉर्मूला क्या होता है इसका। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, इसमें वो क्या है कि भाई एनर्जी कितना स्टोर होता है। अब ये डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। बस आपको समझा मैं ये दे रहा हूं कि ये जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो आता कैसे है। बस बहुत छोटे से तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर का दो प्लेट्स हैं, जो पहले क्या था, अनचार्ज था, है ना। अब हम क्या करते हैं कि डीक्यू चार्ज इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट पे ट्रांसफर करवाना स्टार्ट करता है। और ये सब कौन करता है, जो आप बैटरी यहां पे कनेक्ट करते हो वो चार्ज को क्या करता है, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे मान लो एक प्लेट पे क्या चार्ज आ गया, Q आ गया, और एक पे क्या आ गया, माइनस Q आ गया, तो आपके पास कोई ना कोई पोटेंशियल मिल जाएगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाई C आ जाएगा इसका। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज dq। अब जब आप dq चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे होगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। पहले बार जब dq ट्रांसफर कर रहे थे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब एक बार पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा दो प्लेट्स के बीच में, तो अब जब आप dq चार्ज को ट्रांसफर करोगे, चाहे आप यहां से यहां ट्रांसफर करो, चाहे आप कहीं से भी ट्रांसफर करोगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v टाइम्स dq, और v क्या था, Q बाई C था। और dq के साथ जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई
CV आ जाएगा इसका, है ना। यहाँ पे क्या आ गया देखो, Q स्क्वायर बाई CV आ गया, सॉरी Q स्क्वायर बाई 2C। और जब आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो जब आप Q इक्वल टू CV पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। और C इक्वल टू Q बाई V होता है, जब आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, U QV बाई 2 हो जाएगा। यानी तीन फॉर्मुला हमारे पास, एक तो हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C और QV बाई 2, ये तीनों फॉर्मुले हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। डेरिवेशन आपको नहीं करना है, बस आपको पहले बता दूं, है ना। अगली चीज क्या है भैया, एनर्जी डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है। तो जो टोटल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर था, उसको जब आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, यानी देखो अगर ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है तो उसका एरिया कितना होगा A, और सेपरेशन कितना होता है D होता है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो AD हो जाएगा। और C की वैल्यू जब आप एप्सिलॉन नॉट A बाई D पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुले वाइज याद करना होता है, प्रोसेस में बस इसलिए समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि ये चीजें कहां से आती है ना। तो एनर्जी का फॉर्मुला हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C या QV बाई 2 आता है, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मुला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको पता है और अगर आपको एनर्जी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको टोटल एनर्जी प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, अगली चीज क्या है कि भाई अगर मान लो एक पे प्लस Q चार्ज है और एक प्लेट पे माइनस Q चार्ज है, तो भाई दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है, Q टाइम्स E होता है। तो बहुत बार बच्चा गलती क्या करता है कि जब E इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता है तो वो क्या करता है, Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करता है। ये नहीं करता है, क्यों, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि अगर आप फोर्स किसी भी एक प्लेट पे कैलकुलेट करोगे, मान लो इस प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप चार्ज तो इस प्लेट का लिखोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, जो लगा रहा है, लगा कौन रहा है, फोर्स माइनस Q लगा रहा है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का लिखना पड़ेगा। अगर आप इस पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो चार्ज इस प्लेट का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूसरे प्लेट का होगा। और जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा बिटवीन टू प्लेट्स, है ना। तो ये बात समझ आ गई। अब ये क्यों बढ़ा हमने, भाई मान लो क्या है, दो प्लेट्स है हमारे पास, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेगा, दूसरे फोर्स लगाएगा और ये चिपक सकता है ना। तो अब तो ये कैपेसिटर बन ही नहीं पाएगा। कैपेसिटर क्या था कि भाई एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके, और चार्ज को स्टोर करने के लिए कुछ तो सेपरेशन होना चाहिए उसके बीच में, है ना। अच्छा, उस टॉपिक पे चलेंगे, उससे पहले हमें एक चीज और समझ लेना होता है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब भी आप दो अलग अलग कंडक्टर्स को, जिसका कैपेसिटेंस अलग होगा, जिसका पोटेंशियल अलग होगा, जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। और चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ये है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, पोटेंशियल V1 है, और दूसरे का क्या है, C2 V2। जब आपने इसको चार्ज किसी वायर से या डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर दिया, आपने या तो डायरेक्टली टच कर दो या किसी वायर से कनेक्ट कर दो, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तब तक करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज सेम रहेगा वो क्या है, नेट चार्ज। यानी कि नेट चार्ज जो बिफोर कॉमन पोटेंशियल और नेट चार्ज आफ्टर कॉमन पोटेंशियल, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसी को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है इसका, है ना। तो देखो पहले पोटेंशियल क्या था, V1 V2, लेकिन बाद में पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज फ्लो करता है तो बाद में कंसेप्ट किसका होता है, इक्वल, पोटेंशियल इक्वल होने का है, चार्ज इक्वल होने का नहीं होता है। चार्ज दोनों बॉडी पे पहले भी अलग हो सकता है, बाद में भी अलग हो सकता है, लेकिन बाद में जो चीज सेम रहेगा वो पोटेंशियल सेम रहेगा। और कॉमन पोटेंशियल जब आप निकालोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 आ गया, क्योंकि हमने पहले वाले चार्ज और आखिरी वाले बाद वाले चार्ज को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। और जब आप इस चार्ज, इस तरीके के सिस्टम को या दो बॉडीज को या दो कंडक्टर्स को जब आप कनेक्ट करते हो, तो चार्ज के ट्रांसफर होने के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। क्योंकि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो जब हीट प्रोड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। और वही जब आप लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो देखो पहले क्या था, एनर्जी जब आप इनिशियली कैलकुलेट करोगे तो क्या जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या जाएगा आपके पास, हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत है। तो ये क्या हो गया आपके पास, हाफ इनिशियल क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और U फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया था। तो अब जब आप पोटेंशियल सेम कॉमन लेकर के जब आप इसको सॉल्व करोगे, और उस कॉमन पोटेंशियल जो ये V की वैल्यू है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, सॉरी फाइनल एनर्जी आपको ये मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो फाइनल एनर्जी हमें ये मिलता है, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ खास नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, जो इनिशियल एनर्जी होता है उसमें से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दोगे, तो आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मुला आ जाएगा। ये आपको लिख के आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। जब भी आप इसको पढ़े, अगर आपको इस डेरिवेशन में दिखो तो आप स्क्रीन पॉज करो और देखो कि मैंने क्या किया है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल अलजेब्रा है, कुछ भी नया नहीं किया मैंने इसके अंदर। जो इनिशियल एनर्जी था और जो फाइनल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था उसको लेकर के हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सिंपल एलसीएम लेने का कंसेप्ट होता है। अगर आप प्रॉपर एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होता है, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई दो प्लेट्स अगर आप बीच में ऐसे रखोगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो वो आपस में चिपक सकता है। तो कैपेसिटर तो बन ही नहीं पाएगा। भाई कैपेसिटर के लिए कुछ तो स्पेस हो ना, जहां पे वो एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। तो जब स्टोर करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेस तो चाहिए, उस स्पेस हमें कौन जनरेट करके देता है, उसके लिए हमें कोई ना कोई चीज बीच में रखना पड़ेगा। अगर फ्री स्पेस होगा तो वो आपस में एक दूसरे से चिपक सकता है, और फिर वो कैपेसिटर हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ता है कि हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं
होते हैं, एक तो कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। टोटल हम इन तीनों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं होता है। डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कुछ फ्री नहीं होते हैं। तो हमें सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं करनी है, हमें इसमें कंडक्टर के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि वो तो कंडक्ट करने लगेगा, है ना। तो हमें बात करनी है किसके बारे में, भाई इंसुलेटर के बारे में, जो डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। उससे पहले आप एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई जब आप कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि देखो अगर आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये कंडक्टर है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव कर सकता है बहुत फ्रीली। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, यहां पे नेगेटिव स्टैब्लिश हो जाता है चार्ज और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाएगा और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ जाएगा। ऐसा होता सबके अंदर है। कंडक्टर में क्या होता है कि जो आपने ई एक्सटर्नल लगाया है उसकी वैल्यू ई इंड्यूस के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही वो इंड्यूस कर लेगा। और इसीलिए ई नेट क्या होता है, उसके अंदर जीरो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जितना आप एक्सटर्नल अप्लाई करोगे उतना ही वो इंड्यूस कर लेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी अगर मान लो मेरे पास क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और ये अगर मान लो मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा वो ऐसे जाएगा और यहां पे परपेंडिकुलर होगा, यहां से जाएगा ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से जाएगा ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर यहां से ये ऐसे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ऐसे किसी एंगल के साथ नहीं जाएगा। तो ये भी यहां पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। हाँ, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा होगा वो तो अलग कहानी है, तो अलग बात है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे जाके खत्म होगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली खत्म होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द चार्जेस गिवन टू अ कंडक्टर, चाहे हॉलो हो, सॉलिड हो, कैविटी के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाके स्टोर होगा, सरफेस पे। यानी क्योंकि, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर चार्ज अंदर रह जाएगा तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पहली प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चाहे सॉलिड हो चाहे कोई भी हो, अगर आप चार्ज इस तरीके से देते हो तो अगर आप इसको भी चार्ज दोगे ये भी सरफेस पे जाएगा, अगर आप इसको भी चार्ज क्यों दोगे ये भी कहां जाके स्टोर करेगा, सरफेस पे ही जाके इस तरीके से स्टोर कर लेता है। तो ये बात समझनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये हमने अभी पढ़ा था जब हमने स्फेरिकल कंडक्टर कंडक्टिंग सेल के लिए पोटेंशियल की बात करी थी। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था। ये प्रॉपर्टी हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आप मान लो इस तरीके के कंडक्टर को आपने चार्ज दिया है तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ईटा क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जो भी चार्ज दोगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर परपेंडिकुलर निकलेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये बात हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो समझ आ गई बात। अब जो हमने जहां से हमने इस सब चीज को पढ़ना स्टार्ट किया था उसके बारे में बात करनी है, और वो क्या है भैया, डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक सिंपल सीधे शब्दों में बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है लेकिन वो चार्ज को फ्लो नहीं करवा सकता, है ना। सो डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज मतलब एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही सेपरेटेड होता है, बस उनका ओरिएंटेशन इस तरीके का होता है रैंडमली कि वो नेट डाइपोल मोमेंट हमें जीरो मिल जाता है। तो ये HCl H2O NH3 जो डाइपोल वाले हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएगा। और नॉन पोलर वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइडेड होता है, यानी कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें भी बन जाता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, इसके अंदर नहीं खींच पाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे लाइक करता है, ठीक है। तो ये रही बात डाइलेक्ट्रिक की, पोलर और नॉन पोलर की। अब इनका बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो देखो जब आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि देखो सबका पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड होता है लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है, रैंडम है ना। किसी का डाइपोल मोमेंट इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का नीचे की तरफ है। तो इसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये सब इस तरीके से ओरिएंटेशन में आ जाएगा इसका, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होता है, यहां पे इंड्यूस होकर के आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस होकर के आ जाएगा। यानी कि अब इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो बिल्कुल जीरो नहीं है और नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या है, जीरो नहीं है। तो यानी अब जब आप P कैलकुलेट करोगे तो जो यहां पे Q इंड्यूस हो रहा होगा, इस Q इंड्यूस्ड को आप मल्टीप्लाई करोगे इस डिस्टेंस से, ये जो भी डिस्टेंस होगा ये आपको क्या दे देगा, डाइपोल मोमेंट दे देगा, है ना। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेपरेशन से, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो माइनस QI होगा, यहां पे क्या माइनस QI और इस पॉइंट पे प्लस QI इंड्यूस हो जाएगा, उन दोनों की सेपरेशन से जब आप उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा।
ये पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात रही। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है भैया कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा, जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। तो इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो सेपरेटेड ही नहीं है, और नेट डाइपोल मोमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है आपस में, और इस तरीके से डाइपोल की शेप में आ जाएगा। वो उस पहले वाले डाइपोल की तरह नहीं आ पाता, लेकिन अब ये सिस्टम डाइपोल बन जाएगा, यानी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा अब, और नेट डाइपोल मोमेंट तो खैर जीरो नहीं ही होगा। तो यहां पे भी नेट डाइपोल मोमेंट उसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ आई बात? तो ये रही बात किसके, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो ये बात समझ आई कि भैया जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब अप्लाई किया, मान लो हमारे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक है, पोलर नॉन पोलर कुछ भी हो सकता है। जब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया, तो यहां पे अंदर की तरफ एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, जो कि एक्सटर्नल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, उससे थोड़ी कम वैल्यू को वो क्या करता है, पॉजेस करता है। यानी इसके अंदर जब आप ई नेट की बात करोगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, जो आपने एक्सटर्नल लगाया था और जितना इंड्यूस हो गया है उसको आप माइनस कर दोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका यूज कहां करेंगे, तो पोलराइजेशन, जैसे मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसा सब्सटेंस जो पोलराइज हो सकता है। तो ये सारी कहानी आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, इसको अगर आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ोगे आपको सारी बातें समझ आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डेवलप करता है डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अभी देखा। तो जो प्रोसेस से हम इस डाइपोल को या जो डाइलेक्ट्रिक था उसको जब हम क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि जिस प्रोसेस के थ्रू नेट डाइपोल मोमेंट आता है उन डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, यानी कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी बात करेंगे। तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पोलराइजेशन डेंसिटी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आता है। जो इंड्यूस चार्ज था उसी से इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, वो पोलराइजिंग डेंसिटी उतना ज्यादा हुआ है, यानी वो उतना ज्यादा चार्ज को अब क्या कर रहा है, वहां पे इंड्यूस कर पा रहा है, यानी कि वहां पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। और वहीं से एक और चीज डिफाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि अगर मान लो आपने एक डाइपोल को एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक को सॉरी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा इसका, क्योंकि एक तो हमने अप्लाई किया था, एक इंड्यूस होगा, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड है उसमें से इंड्यूस वाले को माइनस कर दोगे तो वो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है, जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है उस मीडियम के अंदर या उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उस मीडियम का, है ना, या उस डाइलेक्ट्रिक का आप कह सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास दो अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 50 न्यूटन पर कूलम का मैंने यहां पे अप्लाई किया। अब जो नेट डाइपोल मोमेंट इसके अंदर बच गया वो कितना, 10 न्यूटन पर कूलम, और इसके अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट बचा वो कितना, 5 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो आप देखो कि इसके अंदर कितने फैक्टर से रिड्यूस हो गया भाई, अप्लाई मैंने 50 किया था और बचा कितना उसके पास 10, तो 40 का रिडक्शन आ गया। यानी कितने फैक्टर से रिड्यूस हो गया, फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो 5 के फैक्टर से रिड्यूस हो गया। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा इसका। और यहां पे किस फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, तो आंसर है 10 के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देखो ना 50 था और 5 हो गया, तो कितना हो गया भाई, 10 के फैक्टर से रिड्यूस हो गया ना इसका। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उस मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया है, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। यानी कि आप उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी कह दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था या जो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मीडियम मिल जाएगा इसके अंदर, है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि क्या होता है ये सारी कहानी। अब इन सब चीजों को कहां यूज करते हैं, कैपेसिटर के अंदर यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटर को अगर आप फ्री स्पेस में रखोगे तो ये दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा करके आपस में क्या होगा, मतलब उसके बीच का सेपरेशन खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि उसके प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन बना रहे ताकि वो चार्ज को स्टोर करके रख सके, क्योंकि उसको स्टोर करके रखने के लिए कोई जगह चाहिए, और वो कौन बना करके देता है, डाइलेक्ट्रिक बना कर देता है। तो पहले हमने डाइलेक्ट्रिक को इसलिए प्लेस किया था ताकि वो दोनों प्लेट्स आपस में सेपरेटेड हो सके। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला और कैपेसिटेंस निकाला अब नए सिस्टम का, तो पता पड़ा कि भैया उसका कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, और जब कैपेसिटेंस बढ़ गया इसका मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद की चीज है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालना हमारे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि हम तो चाहते थे ना कि एक सिस्टम मान लो पहले जितना चार्ज स्टोर करके रख रहा था, अब अगर बाद में और ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। तो अब जब हमने इसके अंदर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा है, ये जो गैप आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इस गैप को आप नेगलेक्ट करना, क्योंकि मैंने बस इस डायग्राम को अच्छे से समझाने के लिए उस गैप को रखा है। एक्चुअली में इसमें कोई गैप नहीं होता है। तो इस पूरे डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो दो प्लेट्स था उसके बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जब मैंने, तो जो एक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, मान लो मेरे पास ये दो प्लेट्स थे, तो पहले जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसको क्या बोलते थे, ई नॉट, जो कि फ्री स्पेस का था। और ई नॉट क्या होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए था, ये हमने अभी देखा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री स्पेस का है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो जब हमने इस ई नॉट की वैल्यू को जब आप जाकर के यहां पे पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा इसका। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो ईवीसी 3 प्रोसेस
फॉलो करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक, दो होगा तो दो, और उसको उन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जितने में वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। अभी क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो उस डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम कहलाएगा। उसको हमने डी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। और जब आप कैपेसिटेंस निकालोगे तो सी के लिए क्या होगा, क्यू बाई वी करना होगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया और आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, सॉरी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया हमारे पास। अब देखो कि फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, तो जो के कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम आ गया है वो क्या आ गया, के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस। और के की वैल्यू क्या होता है, किसी भी मीडियम के लिए 1 से हमेशा बड़ा होता है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस आया है वो हमेशा फ्री स्पेस वाले कैपेसिटेंस से बड़ा आएगा, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगले में हम क्या करेंगे भाई, अभी तो हमने पूरे में भर दिया था, अब मान लो मैं थोड़े से स्पेस में मैंने टी थिकनेस में क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक डाला है, और इस स्पेस और इस स्पेस में क्या है, अभी भी फ्री स्पेस है, यानी अब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक तो जो ये ई नॉट वाला है और एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम है ना। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या है, टी थिकनेस में है, और टी को हटा करके जो भी स्पेस बचेगा यानी डी माइनस टी, उस पूरे में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट होगा, है ना। तो ई नॉट हम जानते हैं कि कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम हम जानते हैं ई नॉट बाई के होता है, तो क्यू बाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा इसका। और जब आप, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब पोटेंशियल दोनों की वजह से आएगा, तो जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो ई नॉट टाइम्स क्या हो जाएगा, डी माइनस टी आ जाएगा इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम टाइम्स क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो जब आप दोनों की वैल्यूज को प्लेस करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या था, डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या टी बाई के है, तो ये हमने डी को एज इट इज यहाँ पे लिखा है, और इन माइनस टी प्लस टी बाई के में से मैंने माइनस टी को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 बाई के आ गया इसका, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। फिर से वही सेम चीज रिपीट करना है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी में आप क्यू की वैल्यू तो क्यू ही है, वी की वैल्यू पुट करोगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो क्यू और क्यू कट जाएगा और आपके पास कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के आ गया। अब आप देखो कि पहले फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, और अब ये डी में से ये वाला टर्म क्या हो रहा है, माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी अभी भी कैपेसिटेंस क्या होगा मेरा बढ़ जाएगा, जो आपने फ्री स्पेस के लिए कैपेसिटेंस निकाला था उससे तो ज्यादा ही कैपेसिटेंस आएगा, है ना। तो ये कैपेसिटेंस है विद थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टी। और अब अगला जो डेरिवेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब पुट कर देते हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाएगा, यानी जो डेरिवेशन हमने यहां पे किया था सेम वही करना है, बस ई एम की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब आप इस पूरी चीज को देखोगे तो देखो हमारे पास फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग स्लैब है इसलिए जीरो हो जाएगा। और जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू टाइम्स डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, और फिर जब आप सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी में सॉल्व करोगे तो आपको कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी आ जाएगा। इस पूरी चीज का डेरिवेशन है ना, आपको मैंने अभी सिर्फ मैथमेटिकली बताया है। अगर आपको प्रॉपर डेरिवेशन की लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा वहां से उन पीडीएफ्स का जो इन सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है मेरे, है ना। तो आप वहां जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस और भी चीजें होंगी उन सब का नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलता है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन लगभग फिक्स्ड होता है कि इससे पूछा ही जाएगा। क्या है कि भाई मान लो हमारे पास, और ये टॉपिक ऐसा होता है जिसको समझ के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा करके चार्ज कर लिया, ठीक है। तो जब आप चार्ज कर लोगे तो चार्ज कैपेसिटेंस कितना होगा, सी तो हमें पता होता है कि अगर मान लो कैपेसिटेंस फ्री स्पेस का है तो फ्री स्पेस में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। और अगर मान लो पहले से ही डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो मीडियम के साथ क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा इसका, ठीक है जी। बहुत बड़ी बात, मतलब दो ही तरीके से कैपेसिटर हो सकता है वो, या तो उसके बीच में फ्री स्पेस होगा या तो डाइलेक्ट्रिक पहले से ही होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने, चार्ज स्टोर कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV आ जाएगा इसका। पोटेंशियल कितना होगा, जो आपने बैटरी लगाया होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप V by D से भी निकाल सकते हो और Q by एप्सिलॉन नॉट A से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसका, है ना। और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। ये हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाता है। अब दो कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है कि अगर आप कैपेसिटर में कोई भी चेंज करते हो, है ना, कोई भी चेंज करने का मतलब होता है कि अगर मान लो फ्री स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दोगे, है ना, तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। या अगर मान लो आप फ्री डाइलेक्ट्रिक पहले से ही है तो डाइलेक्ट्रिक निकाल दोगे तभी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप सेपरेशन को कम ज्यादा कर रहे हो, तब भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैपेसिटर में कोई भी चेंज करो, लेकिन अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट किए बिना करते हो, मतलब आप इसका सेपरेशन बढ़ा घटा रहे हो, या आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो या डाइलेक्ट्रिक है तो निकाल रहे हो लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर का चेंज नहीं होगा। बाकी सारे पैरामीटर्स चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी, सॉरी,
पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर आप कैपेसिटर में कोई भी चेंज करो लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट करके करो, है ना, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, तो आपका चार्ज स्टोर जो होगा, यानी जो आपने पहले चार्ज स्टोर कर लिया था, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज आ गया था वही चार्ज रहेगा। अब चार्ज चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज तो आपको कर करके देखना पड़ेगा सॉल्व। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने में और बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करने में कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी और कौन सा क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, और अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, और बाकी सारे पैरामीटर्स को तो आप सॉल्व करोगे तो पता लग ही जाएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आप सॉल्व करोगे आपको सारी बातें यहां से पता लग जाएंगी, है ना। तो ये सारा टॉपिक मैंने क्या किया बच्चों, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोशिश करी है कि थोड़ा डिटेल में ही करा दूं लेकिन जल्दी करा दूं, है ना। तो आई होप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और अपने सारे दोस्तों को जिनको भी क्विक रिवीजन, और अगर आपको लगता है कि भाई कि अगर ये जो सेशन है जो आप देख रहे हो अगर आपने एंड तक देखा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज 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 इस चैनल को जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब तो करो ही करो, है ना। तो क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तो मेरा क्या होगा, मोटिवेशन मेरा भी बढ़ेगा, है ना। तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस, और जो अभी न्यूमेरिकल और कराने वाला हूं और अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल मैं कराने की कोशिश करूंगा, और जो भी मेरे से बेस्ट बन पाएगा मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे, और वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा वीडियो, है ना।